गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में हम वीकली करंट अफेयर के हमारे सेशन को डिस्कस करेंगे और 6 से लेकर 12 अप्रैल तक के टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, आने वाली एग्जाम में हमको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के वीकली करंट अफेयर का। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने मेडल टैली में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का इस बार फर्स्ट एडिशन आयोजित किया गया है। यह आयोजन किया गया भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में और इसमें मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है कर्नाटका राज्य। आंसर हो जाएगा आंसर ए। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ट्राइब्स में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया के तहत इसी साल इसकी शुरुआत की गई है। पहला एडिशन आयोजित किया गया। कर्नाटका ने छत्तीसगढ़ में आयोजित इस इवेंट में टोटल 38 मेडल अपने नाम किए। इन 38 मेडल में 23 गोल्ड है, 8 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज मेडल है और टोटल 38 मेडल जीतकर कर्नाटका पहले स्थान पर रहा मेडल टैली में। छत्तीसगढ़ जिसने मेजबानी की है पहले एडिशन की, वो मेडल टैली में 9वें स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ ने टोटल 19 मेडल अपने नाम किए और मेडल टैली में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर रहा। यहां पर हम टॉप 3 स्टेट की बात करें तो पहले पर तो आ गया कर्नाटका 38 मेडल के साथ, सेकंड पर है ओडिशा 57 मेडल के साथ और थर्ड पर है झारखंड 35 मेडल के साथ। ओके, क्योंकि गोल्ड कर्नाटका के ज्यादा हैं इसलिए कर्नाटका पहले स्थान पर है, सेकंड पर ओडिशा और थर्ड पर झारखंड। वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वियतनाम के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए टोलेम। टोलेम को वियतनाम का नया प्रेसिडेंट चुना गया है 5 सालों के लिए। 2026 से 2031 तक के टेन्योर के लिए यह प्रेसिडेंट के पद पर चुने गए हैं वियतनाम में। एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वियतनाम। कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ हैं टोलेम। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ के रूप में भी काम करेंगे और साथ ही साथ देश के प्रेसिडेंट के रूप में भी ये काम करने वाले हैं। अभी वियतनाम में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें 99% जो वोट है वो टोलेम को मिले हैं। तो काफी ज्यादा होते हैं, 99% वोटिंग के साथ ये पहले स्थान पर रहे। इन्होंने पुराने जो प्रेसिडेंट है लोंग कुओंग इनको रिप्लेस किया है और नए प्रेसिडेंट बने टोलेम। पहले भी ये वियतनाम के प्रेसिडेंट बन चुके हैं 2024 में, लेकिन तब ये बहुत ही छोटे टेन्योर के लिए नियुक्त किए गए थे। अब इनका टेन्योर 5 साल का है। एक बार फिर से वियतनाम के 2026 में नए प्रेसिडेंट टोलेम चुने गए हैं। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज की बात करें, फास्ट बॉलर की बात करें तो ये हो जाते हैं भुवनेश्वर कुमार। वैसे देखिए आईपीएल के इतिहास में ये दूसरे बॉलर हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए। इनके पहले युजवेंद्र चहल, इन्होंने 200 विकेट पूरे किए हैं पर वो स्पिनर गेंदबाज है। यहां पर बात हो रही है फास्ट बॉलर की। तो आईपीएल की हिस्ट्री में 200 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बने भुवनेश्वर कुमार। रिसेंटली आईपीएल के एक मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के मध्य में मैच हुआ था जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार ने 200 विकेट अपने कंप्लीट किए हैं आईपीएल में। तो दूसरे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 200 विकेट लिए, लेकिन यहां पर यह याद रखिएगा पहले फास्ट बॉलर। लेकिन अगर पहले बॉलर पूछे ऑल ओवर कि जिन्होंने 200 विकेट आईपीएल में पूरे किए तो ये युजवेंद्र चहल है, पर ये स्पिनर बॉलर है। भुवनेश्वर के नाम एक और रिकॉर्ड है, एक ही आईपीएल में लगातार 2 साल इन्होंने पर्पल कैप अपने नाम की है। सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दी जाती है पर्पल कैप। लगातार 2 बार पर्पल कैप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई जिसमें 23 देशों के डेलीगेट्स भारत की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026। इसके तहत 23 देशों के डेलीगेट्स इंडिया आए हुए हैं भारत की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको समझने के लिए। आपको पता होना चाहिए 5 राज्यों में अभी चुनाव हैं,
4 राज्य और एक यूटी है। असम, केरला, पौंडीचेरी यूटी हो गई, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। यहां पर इलेक्शन चल रहे हैं अभी। तो यहां पर जो इलेक्शन चल रहे हैं ना, इसी के बारे में, यहीं पर इलेक्शन की प्रोसेस को समझने के लिए कि वर्ल्ड का इतना ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है इंडिया, उसके बाद भी इंडिया जो इलेक्शन प्रोसेस यूज करता है, वोटिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है, जहां पर पूरे देश में इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को सीखने के लिए कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी बनी हुई है इंडिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश होने के बाद भी, तो ये इलेक्शन प्रोसेस कैसे फॉलो की जाती है इस देश में, तो इसी के बारे में सीखने के लिए ये डेलीगेट्स जो 23 देशों के हैं, 43 डेलीगेट्स ये इंडिया आए हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को नाम दिया है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात कितने रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये ऑल टाइम हाई पर है इस बार, और ये हो गया है 38,424 करोड़ का। ये हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है एक साल में, आज तक का सबसे हाई डिफेंस एक्सपोर्ट 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में हमने किया है। ये रिकॉर्ड है 38,424 करोड़ रुपए का जो डिफेंस का जो भी अलग अलग इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट हो गए, मिसाइल हो गई या अदर चीजें हो गई, टैंक हो गई, ये हमारे इंडिया की कंपनीज ने एक्सपोर्ट किए हैं वर्ल्ड में। आपको पता है पिछले साल 23,622 करोड़ रुपए हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था, लेकिन इस बार 62.66% की वृद्धि हुई है और ऑल टाइम हाई पर है डिफेंस एक्सपोर्ट। तो जो हमारे डिफेंस पीएसयू से इनका योगदान है ऑलमोस्ट 54.84% तक, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का योगदान 45.16% तक देखने को मिलता है डिफेंस एक्सपोर्ट में। देश में रजिस्टर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट की संख्या, वर्तमान जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी संख्या 128 से बढ़कर 145 तक हो गई है वर्तमान में। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा 167 करोड़ में बिकी है, इसे किसने बनाया है? इंडिया की सबसे महंगी पेंटिंग जो आज तक बिकी है, एक रिकॉर्ड बना है, ये यशोदा एंड कृष्णा, इस पेंटिंग को बेचने का रिकॉर्ड बना है इंडिया में। सबसे महंगी पेंटिंग ऑलमोस्ट 167 करोड़ रुपीस में ये बिकी है, और इसे बनाया है राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा की बात करें तो 1890 के टाइम पीरियड में, 1890 में, ये दक्षिण भारत केरला के एक राज परिवार से संबंधित थे जिन्होंने काफी सारी पेंटिंग बनाई थी। इन्होंने अपनी पेंटिंग में एक तो इंडियन टच दिया है, इंडियन पेंटिंग का टच दिया है, और जो वेस्टर्न पेंटिंग का टच होता है उनको मिक्स करके ये पेंटिंग बनाई गई है। तो ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो माता है यशोदा, उनकी पेंटिंग है। इसे बेचा गया है 167 करोड़ रुपीस में। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, मुंबई के एक ऑक्शन में ये बिकी है, सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग बन गई है ये इंडिया की। अभी तक ये रिकॉर्ड एमएफ हुसैन की पेंटिंग के नाम था अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा। ये सबसे महंगी पेंटिंग थी, 118 करोड़ रुपए में ये बिकी थी कभी, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग ने। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे, इजी है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये ऑक्शन हुआ था मुंबई में। राजा रवि वर्मा एक महान चित्रकार थे, केरला में इनका जन्म हुआ था 1848 में। मॉडर्न इंडिया आर्ट के प्योनियर के नाम से इनको जाना जाता है। काफी प्रसिद्ध इनकी पेंटिंग है, जैसे शकुंतला, एक अर्जुन और सुभद्रा, अभी कृष्ण और यशोदा, ये सारी जो पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की। तो ये बेसिक फैक्ट है, इनको भी याद रखिएगा। काफी जगह पर हमने देखा है कि जो हमारे डेली करंट अफेयर है या फिर वीकली करंट अफेयर है, उसमें हमको काफी सारे हिस्टोरिकल बेसिक फैक्ट देखने को मिलते हैं। और आपके दिमाग में आएगा कि सर इनको हम कहां से कवर करें, ये सारे फैक्ट हमको कहां पर इंक्लूड करके मिल जाएंगे। तो सीधा सा आपके लिए एक प्लान बताता हूं मैं, करंट अफेयर का वन स्टॉप सोल्यूशन आप ज्वाइन कर लो, क्रेजी जीके ट्रिक का। यहां पर आपको करंट अफेयर की सारी ई बुक मिल जाएगी, चाहे मंथली हो या ईयरली ई बुक हो, सारी पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर की। साथ ही साथ आपको टेस्ट और क्विज भी यहां पर मिल जाएगा।
क्योंकि देखिए ईयरली करंट अफेयर की जो हमारी ई बुक है या मंथली करंट अफेयर की जो ई बुक है उसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिलता है हर न्यूज का, हर करंट अफेयर का। तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वहीं पर आपको इंक्लूड करके दिए गए हैं। आपने इसको ज्वाइन कर लिया ना, इसके बाद आपको करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली और वीकली करंट अफेयर को फॉलो करो, इस पैकेज को ज्वाइन करो, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्रेम बाय फ्रेम हर चीज आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके यहां पर दी गई है। अगर आपके पास थोड़ा समय ज्यादा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ई बुक पढ़िए यहां पर। अगर आपको लगता है कि अभी हमारे पास 1 या 2 महीने कम समय है तो आप हमारे जो लास्ट मिनट रिवीजन का जो आपको पोर्शन दिया गया है 1000 वन लाइनर मैराथन पीडीएफ शंखनाद ई बुक, आप इसको पढ़िए। और अगर आपको केवल टेस्ट लगाना है, क्विज लगाना है तो आप वो भी यहां पर लगा सकते हैं अपने रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। तो ज्वाइन कीजिए करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन को। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करो और डायरेक्ट इसे ज्वाइन करो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशंस सिंबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल, इस बुक को लिखा है टी.एम. कृष्णा ने। तो टी.एम. कृष्णा की यह बुक है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रम्बल में एक लाइन दी गई है जो कि भारत की जो जनता है, जो आम नागरिक है, उनको इंडिकेट की गई है। तो इसी के बारे में, इसी के अर्थ और विकास की कहानी को इस बुक में बताया गया है। इसके अलावा इंडिया के जो भी सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, उनके बारे में और भारत के लोकतंत्र के बारे में इस बुक में बताया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स पुस्तक के लेखक हैं टी.एम. कृष्णा। टी.एम. कृष्णा ये चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं। कर्नाटका क्लासिक म्यूजिक सिंगर है। इसके अलावा बहुत ही फेमस राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, काफी काम करते हैं। इसलिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 2016 में दिया जा चुका है सोशल सर्विसेज के लिए काम करने के लिए, समाज सेवा के लिए काम करने के लिए इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मिशन मित्र किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो गगनयान मिशन क्योंकि इसरो का है तो जो मिशन मित्र है वो भी किस संगठन का है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का ये एक मिशन है। इसे हाल ही में अप्रैल मंथ में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन के तहत जो हमारे एस्ट्रोनॉट है, जो हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, उनको ट्रेन करना, सेफ उनको उनकी सेफ्टी और उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करना कि वो कैसे अध्ययन करेंगे या अंतरिक्ष में जाकर कैसे अंतरिक्ष के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को डील करेंगे और एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में जो एस्ट्रोनॉट है उनको बताया जा सके। इसलिए लद्दाख में शुरू किया गया है, लेह में मित्रा का शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो मिशन मित्र की शुरुआत की गई है इसरो के द्वारा। तो 3500 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख में मिशन मित्र के तहत जो लो ऑक्सीजन क्षेत्र है, जो ठंडा क्षेत्र है, लो टेम्परेचर जहां पर है, तो ऐसी कठिन जो अंतरिक्ष की परिस्थितियां है वैसा माहौल इनको वहां पर मिलेगा सारे एस्ट्रोनॉट को, और इनको आपस में मिलकर कैसे कोऑर्डिनेट करना है अंतरिक्ष में जब ये जाएंगे, उनके बारे में, इनके बिहेवियर को सिखाया जाएगा। तो ये मिशन मित्र है जो कि इसरो के द्वारा लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी क्योंकि अंतरिक्ष में जाएंगे, तो ये 4 गगनयान यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसके तहत हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं इसरो के द्वारा। जो हमारा एस्ट्रोनॉट है वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में जाएंगे और 3 दिन तक ये स्पेस में रहेंगे। 2018 में इसको अनाउंस किया गया था और 9,023 करोड़ रुपए इसके लिए जो टोटल कॉस्ट है या जो बजट है वो आवंटित किया गया था। संभावना है कि नेक्स्ट ईयर 2027 में गगनयान को लॉन्च किया जा सके। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में किस देश ने भारत को 4-3 से हराकर खिताब जीता है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप है। तो फुटबॉल की चैंपियनशिप है ये अंडर 20 की। इस चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया को हराया है बांग्लादेश ने और बांग्लादेश की फुटबॉल टीम ने इसका खिताब जीता है। आयोजन कहां किया गया था? तो इसका फाइनल खेला गया नेपाल के काठमांडू में।
इंडिया विनर रहा, बांग्लादेश रनर अप रहा सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में। बांग्लादेश विनर, इंडिया रनर अप और मालदीव फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है मालदीव को। सेफ चैंपियनशिप 1993 में शुरू की गई थी, 2 साल में इसका एक बार आयोजन किया जाता है, मतलब हर 2 साल में यह आयोजित की जाती है नॉर्मली। इंडिया इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है और 9 बार हमने ये खिताब जीता है, लेकिन 2026 में हम इसमें रनर अप रहे हैं। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा जारी डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है और डोपिंग उल्लंघन की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है इंडिया को। डोपिंग मामले समझते हैं। देखिए, खेलों में फेयर तरीके से खेलों को खेला जाना चाहिए, लेकिन काफी बार देखा गया है कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, वो प्रतिबंधित दवाओं का यूज कर लेते हैं ताकि उनकी जो कैपेसिटी है बॉडी की वो बढ़ जाए, खेलों में स्टेमिना बढ़ जाए, परफॉर्म अच्छा कर पाए, है ना। तो ड्रग्स ले लेते हैं, कोई दवाई ले लेते हैं जो प्रतिबंधित है, तो इस तरीके से फिर उनको खेलों से बाहर किया जाता है, उन पर बैन लगाया जाता है। तो ये जो लिस्ट है ना, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, ये इसी रिपोर्ट को जारी करती है कि डोपिंग उल्लंघन के कारण सबसे ज्यादा बैन किस देश के खिलाड़ियों पर लगे हुए हैं वर्तमान में। कितने देश, सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस देश के बैन है जब ये रिपोर्ट निकल रही है, तो इसमें इंडिया पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट में नॉर्मली अप्रैल 2026 तक का डेटा एनालिसिस किया गया है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट में, और इसमें बताया गया कि प्रेजेंट में भारत के सबसे ज्यादा 148 एथलीट हैं जो कि सस्पेंड है, मतलब बैन है अभी 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, पर 148 सबसे ज्यादा एथलीट इंडिया के हैं जो कि अभी बैन है। सेकंड पर केनिया आता है, इसके 46 एथलीट वर्तमान में बैन हैं, और रशिया थर्ड पर आता है जिसके 66 एथलीट हैं जो कि बैन है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह लिस्ट किसके आधार पर निकाली जाती है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एक इंडिपेंडेंट एंटी डोपिंग एजेंसी है जो कि वर्ल्ड एथलीट्स जो है, एथलीट्स इसी के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स इसी के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। तो एक एंटी डोपिंग पर जांच करना, उसकी रिपोर्ट पब्लिश करना, है ना, डोपिंग की जांच करना और इस पर अपनी रिपोर्ट देना, यह काम इस संस्था का होता है। इन शॉर्ट पूरे वर्ल्ड में ये जो संस्था है ये डोपिंग के मामले को रोकने के लिए काम करती है। रोंगाली बिहू त्योहार किस राज्य के नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है? तो जब भी बिहू से क्वेश्चन आ जाए समझ लेना असम उसका आंसर है। बिहू लोक नृत्य पूछे, बिहू त्योहार पूछे, तो यह असम में मनाया जाता है। यहां पर बात हो रही है रोंगाली बिहू की, तो रोंगाली बिहू त्योहार भी असम राज्य में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू को ही बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। आपको पता है ये जो फेस्टिवल है ना, असमी न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है रोंगाली बिहू को, और इसके अलावा ये एक बसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है। बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, असमी न्यू ईयर मनाया जाता है। इसमें बिहू डांस किया जाता है असम की लोकल कम्युनिटी के द्वारा। अलग अलग आर्ट इवेंट आयोजित किए जाते हैं, अलग अलग कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं, और समृद्धि के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। स्पेशली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और साल में यह 3 बार मनाया जाता है। बिहू की जब हम बात करते हैं तो ये 3 बार साल में असम में मनाया जाता है। सबसे पहला है रोंगाली बिहू, ये बैसाख बिहू के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे कहा जाता है बोहाग बिहू। बसंत की शुरुआत मानी जाती है, असमी न्यू ईयर है। फिर एक भोगाली बिहू मनाया जाता है जनवरी मंथ में, फसल की कटाई के समय, और एक कोंगाली बिहू मनाया जाता है अक्टूबर में, जबकि खेती का मिड टाइम होता है। तो ये तीनों अलग अलग बिहू है जो कि असम में मनाए जाते हैं, और बिहू लोक नृत्य भी असम का है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार भारत में सबसे उच्च रैंक वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे हाई रैंक वाला जो एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको पता है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की बात करें तो इसे एविएशन सेक्टर का ऑस्कर कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों के फीडबैक, जो पैसेंजर होते हैं जो एयरपोर्ट पर आते जाते हैं, है ना, जितने भी फ्लाइट से आते जाते हैं, उनकी बोल सकते हैं कि फीडबैक के आधार पर इसको तैयार किया जाता है।
और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस पर काफी ट्रस्ट किया जाता है और इससे कहा जाता है एविएशन सेक्टर का ऑस्कर। तो इसमें भारत का जो सबसे हाई रैंक जिस एयरपोर्ट को दी गई है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली का। तो ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल टॉप 100 एयरपोर्ट्स को, जो टॉप 100 एयरपोर्ट है ना, इसमें 5 इंडियन एयरपोर्ट्स को जगह दी गई है यात्रियों के फीडबैक के आधार पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का ये 28वीं रैंक पर है, 28वीं रैंक पर है, पर इंडिया से तो टॉप पर है। सबसे टॉप पर कौन, पहले नंबर पर ग्लोबली तो ये सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, 14 साल से लगातार ये टॉप पर चल रहा है। इंडिया के जो टॉप 100 में उनकी बात करें तो सबसे टॉप पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्लोबल रैंकिंग 28। फिर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 41 रैंक के बेंगलुरु में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, ये 43 रैंक पर है। फिर मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है, 64 रैंक पर। एक छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र मुंबई में 66 रैंक पर है। ये इंडिया से टॉप 5 है। टॉप 3 वर्ल्ड के सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट पहले नंबर पर, इचियोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर, और टोक्यो एयरपोर्ट जापान का 3rd रैंक पर है इस लिस्ट में। तो स्काई ट्रैक्स इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, यात्रियों के फीडबैक के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। 1999 में यह शुरू की गई थी और एक एनुअल अवार्ड है, हर साल दिया जाता है। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में कौन सा देश मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है? विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026, इसमें पहले स्थान पर जो देश रहा है वो है इंडिया। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। इस टूर्नामेंट में इंडिया टॉप पर रहा है, पहले स्थान पर इंडिया, टोटल 16 मेडल हमने जीते, 7 गोल्ड 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इंडोनेशिया सेकेंड पर रहा 6 मेडल के साथ। आयोजन वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 का थाईलैंड के बैंकॉक में। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है नमो ड्रोन दीदी योजना। इसमें क्या किया जाता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, उन महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं और उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 15,000 ड्रोन बांटे जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। तो इस योजना के तहत जो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जा रही है महिलाओं को, उनमें पहले स्थान पर है ट्रेनिंग देने के मामले में कर्नाटका राज्य। कौन? कर्नाटका पहले स्थान पर। कर्नाटका ने इस स्कीम के तहत 145 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर को ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी है, सबसे ज्यादा। सेकंड पर आता है उत्तर प्रदेश, इन्होंने 28 महिलाओं को ट्रेनिंग दी। थर्ड पर आता है आंध्र प्रदेश, जिन्होंने 108 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, कृषि उद्देश्यों के लिए उन्हें ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रदान की जाती है। 15,000 महिलाओं को 2024-25 से लेकर 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में ड्रोन दिए जा रहे हैं और फिर इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है 15 दिनों की, जो भी चयनित हो जाती है जिनको ड्रोन दिया जा रहा है, ताकि ये जो महिलाएं हैं ये ट्रेन हो जाए और उसके बाद खेतों में फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए काम करके ये अपनी सेवाएं देकर 1 लाख रुपए अतिरिक्त सालाना कमा सके। तो ये स्कीम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। 15,000 महिलाओं का यहां पर लक्ष्य रखा गया है जिनको ड्रोन दिए जा रहे हैं और 1261 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया होम बाउंड मूवी को। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड काफी समय के बाद ये आयोजित किए गए, काफी सुर्खियों में भी रहे, आप सभी को पता है ना। एक राजपाल यादव जी के साथ एक विवाद हुआ था, उसके कारण ये सुर्खियों में रहा। उसके बाद आलिया भट्ट को काफी ट्रोल किया गया इस स्क्रीन अवार्ड के लिए, वो भी एक इंसिडेंट था जिसके कारण चेतक स्क्रीन अवार्ड काफी सुर्खियों में थे। मुंबई में इनका आयोजन किया गया, 20 साल के बाद इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था, लाइव चल रहा था, ठीक है। इवेंट को आलिया भट्ट, सुनील ग्रोवर, जाकिर खान इन्होंने होस्ट किया था।
यहां पर बेस्ट एक्टर मेल का जो अवार्ड है वो दिया गया रणवीर सिंह को। सबसे ज्यादा अवार्ड यहां पर धुरंधर मूवी ने जीते। रणवीर सिंह को धुरंधर के लिए बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल यामी गौतम हक मूवी के लिए, बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर धुरंधर के लिए, और धुरंधर ने टोटल 14 अवार्ड जीते हैं सबसे ज्यादा। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो होमबाउंड मूवी को दिया गया। अवार्ड जो है द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 1995 में इनकी शुरुआत की गई थी। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर अब तक का वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है? तो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो विंड एनर्जी कैपेसिटी जो हमने ऐड की है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में, वो 6.05 गीगावाट है। आज तक की सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी जो हमने एक साल में जोड़ी है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी में। 2016-17 में हमने 5.5 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी को ऐड किया था, लेकिन इस बार एक रिकॉर्ड बनाया है नया 6.05 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी को 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमने इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में ऐड किया है। विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हम दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। पहले पर चाइना है, यूएसए सेकेंड और जर्मनी तीसरे नंबर पर। चौथे पर पवन ऊर्जा कैपेसिटी के मामले में इंडिया आता है। हमारी जो इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है वर्तमान में ये 49 गीगावाट के पार हो गई है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। ये विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। भारत में सर्वाधिक विंड एनर्जी कैपेसिटी वाला राज्य गुजरात, सेकंड पर आता है तमिलनाडु। भारत में पहली बार जो विंड टरबाइन है 1986 में रत्नागिरी महाराष्ट्र और ओखा गुजरात में स्थापित किया गया था। तो ये बेसिक फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी वाला राज्य कौन? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता तो ये होता गुजरात। आप सभी का एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट आ चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को कांग्रेचुलेशन। जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो हमसे अपना सिलेक्शन शेयर कर सकते हैं। आप सभी अपना नाम और रोल नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, मैंने आपको मेंशन किए हैं। आपका रोल नंबर और आपका नाम और जो आपका स्कोर रहा है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो तैयारी कीजिए। देखिए क्या होता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इसमें वो मायूस मत होइएगा, आराम से पढ़िए, आगे और बड़ी जर्नी है। ठीक है, हमको एक्चुअल में जो लाइफ है ना वो हमेशा चलते रहने का नाम है, कभी भी रुकती नहीं है लाइफ की गाड़ी। तो आराम से तैयारी कीजिए। ये जो फेज है, अगर जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए वो आगे यहां से एक्सपीरियंस मिलेगा और आगे अदर एग्जाम में या फिर एसएससी सीजीएल 2026 में उनका सिलेक्शन इसके बाद पक्का होने वाला है। और जो सिलेक्ट हो चुके हैं एक बार फिर से आप सभी को कांग्रेचुलेशन। अपना रोल नंबर और अपना नाम और स्कोर यहां पर आप जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप यहां पर स्क्रीन पर नीचे देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 5 रैंक हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में नंबर 5 रैंक हासिल करने वाली पहली ताइक्वांडो की इंडियन प्लेयर बनी है, ये है रूपा बायोर। रूपा बायोर की बात करें हम तो ये आती है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से। वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 5 रैंक इन्होंने हासिल की है। आज तक के इतिहास में इंडिया की पहली प्लेयर ताइक्वांडो की जिन्होंने 5 रैंक तक जो पहुंची है। ओके, वर्तमान में पॉम्सी कैटेगरी, ये ताइक्वांडो की एक कैटेगरी होती है खेल की। इसमें क्या होता है कि ताइक्वांडो के जो सामने कोई विरोधी नहीं होता है खेलने के लिए, केवल अलग अलग जो ताइक्वांडो की स्टेजेस होती है उनका प्रदर्शन करना होता है। ताइक्वांडो के जो भी मूव्स होते हैं उनका प्रदर्शन करना होता है। तो पोम्से कैटेगरी में एशिया में ये नंबर 1 पर भी है। कौन? रूपा बायोर। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से आती है, ये नंबर 5 रैंक पर पहुंच गई है वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में। इजी याद रखिएगा। 2026 इंडिया ताइक्वांडो गाला अवार्ड में बेस्ट ताइक्वांडो पुमसे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली
पहली इंडियन बनी है गीतांजलि ओम प्रकाश। एक सौंदर्य प्रतियोगिता है मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक। इसका आयोजन इस बार मलेशिया के कुआलालंपुरम में किया गया। इसे जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मिसेस गीतांजलि ओम प्रकाश। मिसेस गीतांजलि ओम प्रकाश ये अमृतसर के पंजाब की रहने वाली है। डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रुप ऑफ आई इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर है अमृतसर के पंजाब में। तो ये बनी है मिसेस गीतांजलि ओम प्रकाश मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 की विनर। सप्पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक किसने लिखी है? सप्पर राम तपस्वी राजा ये एक बुक है जिसे लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री ने। इस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया। इस बुक को मणिपुर के जो गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, इन्होंने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है आशुतोष अग्निहोत्री। ये वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर है। कौन? आशुतोष अग्निहोत्री। अब ये जो बुक लिखी गई है इसमें रामायण के जो अलग अलग पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको आधार बनाकर एक पोएटिक और कन्वर्सेशनल टच के साथ दिखाया गया है, जो कि जितने भी पाठक हैं उनके लिए काफी इंगेजिंग बनाया गया है। रामायण के अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पर जो लाइफ जीने की कला है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो आशुतोष अग्निहोत्री की बुक है सप्पर राम तपस्वी राजा। हाल ही में अयोध्या में रामायण की कितनी वर्ष पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट खोजी गई जो अपनी विशेष लिखावट और संरक्षण के लिए चर्चा में है? तो रिसेंटली अयोध्या में 200 साल पुरानी रामायण की एक मैन्युस्क्रिप्ट खोजी गई है। आपको पता है रामायण की ये जो मैन्युस्क्रिप्ट खोजी गई है ना, पांडुलिपि, इसकी विशेषता यह है कि इस पे जिस शाही का यूज किया गया है वो आज भी सुरक्षित है और पूरी तरीके से इसे पढ़ा जा सकता है, क्लियरली पढ़ी जा सकती है। तो इसमें रामायण के कई प्रसंग है जो कि अवधी और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अभी अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के जो पुराने मंदिर है उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा था और उसी समय पर यह 200 साल पुरानी रामायण की मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। अब इसे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जो कि 2003 में लाया गया था, इसके तहत अब इनको संरक्षित किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट भारत में 2003 में ये योजना लाई गई थी। इंडिया में जितनी भी पांडुलिपियां है जो कि भारत के इतिहास संस्कृति के बारे में बताती है, उनको खोजना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका कंजर्वेशन करना, यह नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो यह 2003 में स्कीम लाई गई थी, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अभी 200 साल पुरानी रामायण की मैन्युस्क्रिप्ट मिली है कहां पर? अयोध्या में। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की। इसमें बताया गया है कि 2026 में मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर, पॉल्यूटेड सिटी, हरियाणा की गुरुग्राम सिटी है। यह इंडिया में सबसे पॉल्यूटेड सिटी है इस रिपोर्ट के अनुसार। मार्च महीने में जो रिपोर्ट आई है, मार्च 2026 के डेटा पर आधारित, टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 4 शहर शामिल है। इसमें से टॉप 3 जो है ना वो भी हरियाणा के, जैसे गुरुग्राम हरियाणा का बहादुरगढ़ है और हरियाणा का फरीदाबाद है। ये सारे के सारे सबसे पॉल्यूटेड टॉप 3 सिटी है इंडिया में जो कि हरियाणा में स्थित है। ओके, वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। उसके बाद दिल्ली का नाम आता है और तीसरे पर आता है नोएडा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नेशनल हाईवेज के किनारे औषधि पौधे लगाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? तो यहां पर बात की जा रही है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने जो नेशनल हाईवे ना उसके आसपास मेडिसिनल ट्रीज को लगाने के लिए एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है आरोग्य वन। इसके तहत नेशनल हाईवे के आसपास जो ग्रीन कॉरिडोर होता है इस पर मेडिसिनल ट्रीज को लगाया जाएगा जो औषधि गुण वाले पौधे हैं। आयुर्वेदा में आंवला, नीम, इमली, जामुन, लेमन, ये सब औषधि गुण वाले पौधे हैं। तो इनको बढ़ावा दिया जाएगा
36 मेडिसिनल ट्री स्पीशीज को लगाया जाएगा हाईवेज के किनारे, और इस स्कीम को या इनिशिएटिव को नाम दिया है आरोग्य वन इनिशिएटिव। ओके, भारत में बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और ऐसे औषधि पौधों के प्रति जागरूकता फैलाना इस इनिशिएटिव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। भारत के जो फर्स्ट फेज इसका शुरू हुआ है, 11 राज्यों के 17 लैंड एरियाज को डिटेक्ट किया गया है, जहां पर ऑलमोस्ट 67,000 से ज्यादा मेडिसिनल ट्रीज लगाए जाएंगे 62.8 हेक्टेयर भूमि पर। तो यह नेशनल हाईवे के किनारे होगी आरोग्य वन इनिशिएटिव के तहत। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? तो कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित करने वाला राज्य बना है तेलंगाना। देखिए, नोटिफाइबल डिसीज वो होती है कानून के तहत जिनकी जानकारी देना अनिवार्य है। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो लैब्स हैं, अगर वो कैंसर के मामले को डिटेक्ट करते, कैंसर का कोई मामला आता है, तो कंपलसरी है, अनिवार्य है कि वो राज्य सरकार को इसकी जानकारी दे। अब तेलंगाना ने क्या किया है कि एक स्टेट पोर्टल बनाया है। तेलंगाना के जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जितने भी लैब्स हैं, वो कैंसर के जब उनको नए केस मिलेंगे तो वो 1 महीने के अंदर स्टेट पोर्टल पर उनको रिपोर्ट करेगी। ये उनके लिए मैंडेटरी, अनिवार्य है। इसे ही कहा जाता है नोटिफाइबल डिसीज। तो तेलंगाना ने कैंसर को अपने यहां पर नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया है कि अगर इसका मामला आया तो आप स्टेट पोर्टल पर इसको रजिस्टर्ड करोगे, यह अनिवार्य है, ताकि गवर्नमेंट आगे चलकर उसके कंट्रोल करने के लिए, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए काम कर सके। जो कैंसर पेशेंट है उनके उत्थान के लिए काम कर सके, उनको सही समय पर जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो उनको प्रोवाइड की जा सके, और आगे पॉलिसीज बनाई जा सके कैंसर को रोकने के लिए। पर उसके लिए जरूरी है कि डेटाबेस हो कि कितने कैंसर के पेशेंट है राज्य में। तो इसीलिए नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया है तेलंगाना ने अपने यहां पर कैंसर को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन की जयंती है, इनका जन्म दिवस है। सैमुअल हैनीमैन की अगर हम बात करते हैं, इनका पूरा नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। इन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। जर्मनी के डॉक्टर थे। तो इन्हीं की जन्म जयंती के रूप में वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी को के प्रति अवेयरनेस फैलाना, होम्योपैथी के प्रति जागरूकता लाना, ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2005 में पहली बार वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह डे मनाया गया था। होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, ये थीम रखी गई है 2026 में वर्ल्ड होम्योपैथी डे की। लास्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में किस स्थान पर है? तो ये एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट। इसके अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में इंडिया वर्ल्ड में वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। यह जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा हाल ही में जारी की गई। इसमें बताया गया है कि इंडिया ब्राजील को पीछे छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में अब वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी चाइना की है 2258 गीगावाट। सेकेंड पर यूएसए आता है 468 गीगावाट ऑलमोस्ट। थर्ड पर आता है इंडिया 250 गीगावाट से ज्यादा के साथ। तो ये टॉप 3 कंट्रीज है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। ये जो डेटा है ना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का, ये दिसंबर 2025 तक का है। अगर हम मार्च 2026 में देखें तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 274 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमने रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट कैपेसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड किया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी अगर हम अलग अलग एनर्जी सोर्सेस देखें तो सोलर एनर्जी हमारे 150 गीगावाट से ज्यादा है, विंड एनर्जी 56 गीगावाट से ज्यादा है, और हाइड्रो पावर एनर्जी
51 गीगावाट हमारे लार्ज प्रोजेक्ट से और 5.17 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से आती है, जो कि नहरों पर बने हैं और छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से ये एनर्जी कैपेसिटी है हमारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हमने 6 से लेकर 12 अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए। टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर मैंने आपको बताए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। आई होप आपको सभी डेटा याद हो गया होगा, एक एक फैक्ट याद हो गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।